वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम हमें फाइनलाइजेशन सिखाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कि किस तरीके से फाइनलाइजेशन करना है, क्योंकि फाइनलाइजेशन का राइट टाइम यही है। और हमें डिटेल के अंदर वीडियो बनाकर दीजिएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें अपने अकाउंट्स को फाइनल करना है। देखिए, कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेकर के आई हूं। इसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको देखना है ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो को लेकर के चलूंगी। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस देखने हैं। जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने बना रहे हो उसके बैलेंसेस, जैसे हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है, अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। क्लियर एवरीवन। कैश बुक में जो आपके पास लास्ट ईयर क्लोजिंग कैश था वो इस साल क्या होगा, आपका ओपनिंग कैश होगा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस चेक कर लीजिएगा, ओपनिंग बैंक बैलेंस आपको चेक कर लेना है। इसके साथ साथ ओपनिंग कैपिटल आपको चेक कर लेनी कि कैपिटल का ओपनिंग आपका ठीक है या नहीं है। तो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे, जैसे सिक्योर्ड लोन की मैं बात करूं, सिक्योर्ड लोन के ओपनिंग आपको चेक कर लेने हैं कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं थी। ओपनिंग बैलेंस जो आपके फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थे, लास्ट ईयर आपने अपनी आईटीआर फाइल की होगी, लास्ट ईयर आपने अपनी आईटीआर फाइल की होगी, आपके क्लाइंट ने अपनी आईटीआर फाइल करवाई होगी, ऑडिट हुई होगी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे। मेरी बात क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिक्योर्ड लोन, देखो एक आधी बार मानती हूँ मैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती होंगी, क्लैरिकल मिस्टेक सभी से होती है। तो आपने ओपनिंग बैलेंसेस चेक कहाँ से करने हैं, आपने ऑडिटेड बैलेंस शीट को ही बेस मानना है। ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो दिया है उसको फाइनल मानना, अपनी टैली को फाइनल मत मान लेना। ठीक है मैम, टैली में तो वही थी, हमने चेंज थोड़ी किए। मैं बात ही नहीं कर रही कि टैली में आपने चेंज किए, बट ऑडिट के टाइम पे कुछ ना कुछ हो सकता है वहां पे चेंज हुए हो, सीएस आपने कुछ चेंज किए हो, या फिर आपने जो आईटीआर फाइल करवाई है, आपकी ऑडिट नहीं है लेकिन आईटीआर फाइल हुई है, तो आईटीआर फाइल करने के टाइम उन्होंने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट की और आप तक ना पहुंची हो, तो आपने अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट में से और आईटीआर में से, आईटीआर में आपके साथ बैलेंस शीट जाती है, आईटीआर में भी बैलेंस शीट लगती है। ऐसा नहीं सिर्फ ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट होती है, आईटीआर में भी आपकी बैलेंस शीट बन के जाती है, वो लोग भेजते हैं अटैचमेंट करके। तो आपने वहां से आईटीआर में बैलेंसेस देखने हैं, वही बैलेंसेस आपके टैली में ओपनिंग होने चाहिए। ठीक है मैम, ओपनिंग क्या उसका ओपनिंग वैसे ही चेंज कर दें जो हम एंड में जाकर के करते हैं वो लेजर के डिस्क्रिप्शन में? नहीं, आपने कैसे चेक करने हैं, देखिए जैसे ये आपकी टैली है, आपने बैलेंस शीट ओपन की 24-25 की, तो यहाँ पे आपने 1/4/24, मैंने 1 तारीख के बैलेंसेस निकाले, आप 23-24 का क्लोजिंग देख लेना। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 1/4/23, 31/3/24, ये इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये मैंने निकाल ली। तो ये सारे ओपनिंग किससे मैच होने चाहिए, ये सारे के सारे जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपके आईटीआर जो आपने फाइनल की थी उससे मैच होना चाहिए, या फिर जो आपने ऑडिट करवाए थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें ये सेम बैलेंस दिखने चाहिए आप लोगों के। राइट एवरीवन। इन शॉर्ट ये जो 23-24 के बैलेंसेस है यही सेम बैलेंसेस आईटीआर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो लास्ट ईयर की ऑडिटेड थी वो बोले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी के कंप्लायंसेस। देखिए जितने भी कंप्लायंसेस है ना, मैंने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाली है लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ अगर आप परफेक्ट अकाउंटिंग चाहते हो, परफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करना चाहते हो। देखो अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करना तो जरूरी है, तो अगर अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो जरूर लेंथी होगी लेकिन आपको कंटेंट बहुत मिलने वाला है। सबसे पहले देखो हमने ओपनिंग बैलेंसेस का देख लिया, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंस। जीएसटी में आपको क्या क्या चेक करना है, जीएसटी रिकंसिलेशन। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग सेल को रिकंसाइल करेंगे, देन आपने परचेज को रिकंसाइल करना है, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी इसे भी रिकंसाइल करेंगे, लेकिन अभी पहले सेल परचेज पे फोकस करते हैं। एक एक पॉइंट कंप्लीट डिटेल में हम लोग लेकर के चलेंगे। देखो सेल को कैसे रिकंसाइल करना है और सेल को रिकंसाइल करना जरूरी क्यों है। देखिए आप लोग हर मंथ अपनी R1 फाइल करते हैं, तो R1 में जितनी आप लोगों ने सेल दिखाई है, मतलब जो आपकी जीएसटी की सेल है वही सेल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए। ध्यान से बात सुनना, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, कल को
आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें भी आपकी सेल सेम होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी का डाटा कोरिलेट करता है। इनकम टैक्स और जीएसटी का डाटा कोरिलेट करता है, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे उसी के हिसाब से ही तो सीए ऑडिट करेगा बैलेंस शीट की। कल को वो बोलेगा जी आपने तो रिकंसाइल ही नहीं करी सेल। अब सेल रिकंसिलेशन में किस किस बात का ध्यान रखना होता है? देखो, हो सकता है पिछले साल की कोई सेल हो जो पिछले साल दिखाना भूल गए थे लेकिन इस साल में दिखा दी। सीधा नहीं है कि जीएसटीआर 1 का टोटल कर देंगे। आपके पास कोई भी सेल थी विच वॉज रिलेट्स टू मार्च 24, विच वॉज रिलेट टू मार्च 24, और आपने उसको दिखा दिया कब? आपने उसको दिखा दिया जून 24 में। तो आप सीधा R1 की सेल नहीं उठा लोगे, कंप्लीट रिकंसिलेशन आपको बनानी जरूरी है कि इस साल हमने पिछले साल की सेल कितनी दिखाई थी। आप चाहो तो डायरेक्ट अपने अगर आप टैली यूज करते हो, बिजी यूज करते हो, तो उसमें भी डायरेक्ट आप रिकंसिलेशन कर सकते हो। आपके लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से रिकंसाइल करते हो। तो मैं आपको भी बताऊंगी लाइव प्रोसेस आपने रिकंसिलेशन करनी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, इसी के साथ आपने परचेज को रिकंसाइल करना है कि जितने भी परचेज के बिल्स थे क्या वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं जीएसटी पोर्टल पे। कोई ऐसी सेल छूट तो नहीं गई जो जीएसटी पोर्टल पे है लेकिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर नहीं की। ये सब आपने चेक करना है। क्या कोई रेट तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत नहीं डाल दिया? बिल तो आया हुआ था 18% का, हमने गलती से 12% डाल दिया। तो यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स। सेल परचेज को कंप्लीटली रिकंसाइल करना जरूरी है। ये तो एक बेसिक सा पॉइंट है आप लोगों के लिए। अब रिकंसाइल करना कैसे है? देखिए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको टैली में भी दिया गया है रिकंसाइल करने के लिए। देखिए, मैंने 25-26 की यहाँ, सॉरी 24-25 की हम यहाँ पे टैली ओपन कर लेंगे। 25-26 की नहीं, अभी तो 24-25 की अकाउंटिंग होनी है फाइनलाइज। ठीक है, 24-25 का मैंने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर लिए। आपको जाना है कहाँ पे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। यहाँ से आप लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, देन जीएसटी रिपोर्ट्स, और उसके बाद आपके पास जीएसटी R1 रिकंसिलेशन, इसको आप ओपन करेंगे रिकंसिलेशन को। ठीक है, ये आपके पास बिल्स आ गए जो आपने रिकंसाइल करने हैं। अब आप इनको रिकंसाइल करेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अप्रैल के मंथ को रिकंसाइल करना है। मैं क्या करूंगी? सबसे पहले इसके जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करूंगी। देखिए, जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे आपको कहाँ जाना है? रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जिस मंथ की आपने रिको करनी है आप उस मंथ की यहाँ से जीएसटी रिटर्न निकालिए। जैसे मैं अप्रैल मंथ की जीएसटी रिटर्न यहाँ पे निकाल रही हूँ। सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपको जाना है डाउनलोड के ऑप्शन पे। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट जीएसएन फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट मेरे क्लिक करते ही आ गया कि मैं फाइल को डाउनलोड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट लगा चुकी थी। बट जब आप लोग रिक्वेस्ट डालेंगे 20 मिनट्स लेगा डाउनलोड होने के लिए। आप सीधा 12 मंथ्स की 1 बाय 1 रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा और 20 मिनट्स के बाद ये सभी फाइल्स जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ से मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको सेव कर लूँगी एक फोल्डर के अंदर। देखिए, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है जिप फाइल को। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम फिर से जाएंगे अपनी टैली पे। टैली ओपन करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट में आपने जाना है जीएसटी रिटर्न्स पे। यहाँ से हम R1 सिलेक्ट करेंगे, देन आपको वो पाथ सिलेक्ट करना है जिस पाथ पे आपकी फाइल है। वो पाथ आपको कैसे मिलेगा? जिस फोल्डर में आपने डाटा सेव किया है वहाँ ऊपर क्लिक करेंगे और इसको Ctrl+C यहाँ पे प्रेस कर देंगे। देन टैली में आकर के यहाँ पे उस पाथ को आप पेस्ट करेंगे। यहाँ से आपके पास जो डाटा उसके अंदर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी JSON फाइल है इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। फाइल आपके पास इंपोर्ट होगी। क्लियर? ये आपके पास देखिए फाइल इंपोर्ट होने के बाद ये हमारी कंप्लीट टर्नओवर जो है रिकंसाइल हो गई यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? ये कंप्लीट टर्नओवर आपकी क्या है? रिकंसाइल हो गई। देखिए, जो टर्नओवर आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी वही टर्नओवर आपकी कहाँ है? GSTR 1 के अंदर फाइल्ड है। क्लियर हो गई आपको मेरी बात? यहाँ पे बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए कोई भी।
अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर मई मंथ का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो मई मंथ ही यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा टैली में, नहीं, आप कोई भी मंथ ओपन रखिए या कंप्लीट ईयर का डाटा ओपन रखो, स्टेप बाय स्टेप आपका रिकनसाइल होता जाएगा, कोई भी उसमें डिफरेंस होगा वो आपको पता चल जाएगा और आपको उसको करेक्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप कंप्लीट ईयर का डाटा अपना जो है रिकनसाइल कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे 2A और 2B का डाटा भी रिकनसाइल हो जाएगा। और इवन मैं तो आप लोगों को बोलूंगी कि आप मंथ वाइज इसे रिकनसाइल करते चलो, मंथली बेसिस पे अगर आप रिकनसाइल करेंगे तो एंड में जाकर के इतना वर्कलोड आप लोगों के पास इकट्ठा होगा ही नहीं। तो राइट एवरीवन, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें सेल और परचेज को रिकनसाइल करना है। अब अगर मैं बताऊँ वो जीएसएन कहाँ से डाउनलोड होगी तो वो भी आप देख लो। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ जीएसटी पोर्टल पे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखा है 2A 2B का। यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल 2B डाउनलोड करनी है, डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जेएसएन के आप लोग रिक्वेस्ट लगाएंगे और यहाँ पे देखिए 20 मिनट्स का टाइम मांग रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको रिक्वेस्ट लगाई नहीं थी। तो 20 मिनट्स के बाद ये जेएसएन आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट तो डालनी पड़ेगी मंथ बाय मंथ, मतलब कंप्लीट रिको बट आपका बन करके आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आपको चेक करना है आउटपुट और इनपुट जीएसटी। अब मैम आउटपुट और इनपुट जीएसटी इसमें क्या हमें अलग से चेक करना है? देखो आउटपुट इनपुट जीएसटी वैसे तो आपने जब जीएसटीआर 2A और 2B को रिकनसाइल किया, R1 और 3B को रिकनसाइल किया तो ऑटोमेटिकली वहां से आपके पास रिकनसाइल हो जाएगा ये सारा डाटा। लेकिन फिर भी आप लोगों को इसको चेक करना जरूरी क्यों है? देखो आप लोगों के पास या तो मार्च के अंदर दो ऑप्शन है, या तो मार्च मंथ में जीएसटी पे करना आएगा कैश में, या फिर आपके पास जीएसटी जो है क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस बचेगा, या जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ ना कुछ पड़ा होगा। अगर ये खत्म हो जाएगा और हो सकता है जीरो हो जाएगा, हो सकता है कैश में कुछ ना कुछ पेमेंट करनी आए। तो आपको जो नेट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, जो नेट बैलेंस आपका आया है वही बैलेंस तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो करेंगी ना, है कि नहीं है? अगर आपने मार्च के अंदर मार्च मंथ का 15,000 जीएसटी पे किया तो 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोलेंगी 31 मार्च 2025 को कि 15,000 जीएसटी पेएबल है। यही तो बोलनी चाहिए, 15,000 जीएसटी पेएबल है, आपको मंथ वाइज रिको करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 12,000 पड़े हुए, 12,000 अभी बैलेंस है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो हम क्या दिखाएंगे कि जीएसटी रिसीवेबल है। आपने मार्च मंथ का जीएसटी पे कर दिया, उसके बाद की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आपने कौन सा बैलेंस देखना है, वो बैलेंस देखना है जो मार्च की रिटर्न के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। मैं अभी शो करूंगी, आपको दिखाऊंगी कंप्लीटली डिटेल में, प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कैसे चेक करना है। मार्च की रिटर्न आप कब फाइल करते हो? 11 अप्रैल तक फाइल करते हो। 31 मार्च को जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस होगा वो मत उठा लेना। 31 मार्च को बैलेंस कौन सा होगा? 31 मार्च को तो बैलेंस वो होगा जो फैब की रिटर्न फाइल होने के बाद पड़ा होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, 31 मार्च का बैलेंस मत उठा लेना क्रेडिट लेजर का। 31 मार्च को तो वो बैलेंस पड़ा होगा ना, कौन सा? जो फैब की रिटर्न के बाद का था। मार्च का बैलेंस कब दिखेगा? 11 अप्रैल की जो रिटर्न आपने फाइल की R1, और उसके बाद 20 तारीख को आप फाइल करोगे अपनी, 20 तारीख तक आप अपनी फाइल करोगे 3B। तो यहाँ पे 3B फाइल होने के बाद का डाटा आपको रिकंसीडर करना है। यहाँ पे 3B फाइल होने के बाद ये 12,000 का बैलेंस बच गया आप लोगों के पास। तो ये जो 12,000 है ये हम क्या बताएंगे कि दैट इज अवर जीएसटी रिसीवेबल ₹12,000। क्लियर एवरीवन? अब ऐसा हो सकता है, अब आप लोग बोलोगे मैम ऐसा है 20 अप्रैल के बाद हमने 20 अप्रैल तक हमने अपनी 3B फाइल कर ली, उसके बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास बच रहा है दैट इज 12,000। बट हमारा एक सप्लायर है जिससे हम माल खरीदते हैं, हम एक पर्सन से माल परचेज करते हैं, उसने हमारा 14,000 का जीएसटी अभी तक शो नहीं किया, 14,000 का जीएसटी अभी तक शो नहीं किया। तो क्या वो मैं इसको ऐड कर दूं या रहने दूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो यही बोल रहा है कि 12,000 रुपए जो है वही है आपके पास, इसके ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारे क्रेडिट लेजर में तो यही बैलेंस है। तो अब मैं इस 14,000 का क्या करूं? ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, इसको तो आप ऐड करो ना, इसको तो आप ऐड करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो 26,000 ही शो करो। यही तो रिकंसिलेशन है
कि हमारे 14,000 अभी अपडेट होने बाकी है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से लिख के रख लेना है कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये हमारे अपडेट होंगे। ऐसा थोड़ी है कि उसने मार्च तक अपडेट नहीं किए तो आगे भी नहीं कर सकता। 30 नवंबर तक का टाइम है, अपडेट करवाओ ना उससे, किसने मना किया? ठीक है, तो ये 14,000 आपने अपडेट करके रख लेने हैं। यहां तक समझ में आ गई? तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या शो करेंगी? 26,000। तो कल को जब आपका सीए पूछे कि ये 26,000 कैसे बन गए, तो सर 12,000 तो ये है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो एक्चुअल हमारा बैलेंस है, प्लस में ये 14,000 के बिल आने अभी बाकी हैं। और इसके साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये 12,000 तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, लेकिन आपकी एक पार्टी है जिसका बिल आपने शो नहीं किया, जिसका बिल अभी आपने मार्च मंथ में शो नहीं किया, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, आपने शो नहीं किया और उसका टैक्स आपको पे करना है 18,000। उसका टैक्स अभी आपको 18,000 पे करना है। तो इस केस में क्या करोगे? वट यू विल डू इन दैट केस, अगर आपने खुद ने पे करने हैं तो आप इसको माइनस करो ना, दैट इज योर लाइबिलिटी। कल को आप पे तो करोगे ही, 18,000 बच थोड़ी ना सकते हो। यहाँ पे 6,000 आपका जीएसटी पेएबल बन जाएगा। दिस विल बी जीएसटी पेएबल। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आउटपुट और इनपुट टैक्स को आपने दिखाना है। प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, मैं लेके चलती हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे कि आपको कैसे चेक करना है। देखिए, मैंने जीएसटी पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ से हम लोग जाएंगे सर्विसेज पे, देन हम लोग जाएंगे यहाँ से लेजर पे, और फिर आपको आ जाना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको क्लिक कर देना है। अब आपने सिलेक्ट कर लेना है, मैं कंप्लीट ईयर का नहीं कर रही हूँ, 1 जनवरी से कर रही हूँ, मुझे जस्ट मार्च का बैलेंस देखना है। यहाँ पे देखिए फैब्रवरी रिटर्न, यहाँ पे 17 मार्च को आपने फैब्रवरी की रिटर्न फाइल की 3B, और यहाँ पे ये बैलेंस था। क्लियर? 31 मार्च को आपको एक तरीके से ये बैलेंस दिखेगा, लेकिन एक्चुअल बैलेंस क्या होगा जो आपने मार्च की रिटर्न का है, आप किस बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस पे बनाते हो, वही कैश बेसिस पे थोड़ी बनाते हो। अब देखिए 16/4 को आपने रिटर्न फाइल की, ठीक है, ये आपके पास बैलेंस बच गया कितना? 32284। उसके बाद कुछ भी डेबिट नहीं हुआ। यहाँ पे आपके पास बैलेंस आया था लेकिन डेबिट कुछ भी नहीं हुआ। 3B हो सकता है नील की गई होगी उस टाइम, R1 नील की होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस बचेगा आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ मार्च, आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ मार्च कितना बैलेंस बच रहा है? 32,284 रुपए। तो ये आपने कंसीडर करना है। अगर कोई बिल दिखाना रह गया हो, इन फ्यूचर आपने लाइबिलिटी कोई पे करनी हो जीएसटी की उस ईयर से रिलेटेड, तो यहाँ माइनस कर देना। कुछ भी लाइबिलिटी, कुछ भी आपका आना बाकी रहता है जीएसटी, जो आपको मिलना हो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2A में आपका शो नहीं हुआ बिल अभी तक, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। क्लियर हो गई आप लोगों को मेरी बात, किस तरीके से आपने ये रिको बना करके रखनी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट में जाकर के कौन सा बैलेंस आप लोगों ने शो करना है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कई बार क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे खर्चे दिखा देते हो जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, ठीक है, या फिर आपने रिवर्स चार्ज कई बार पे कर दिया होता है लेकिन एक्सपेंसेस दिखाते नहीं हो। आपने पहली बात तो वो सारे एक्सपेंसेस वेरीफाई करने हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ एक्सपेंसेस दिखा देते हैं कि ठीक है हमें प्रॉफिट मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये देखते नहीं है कि हमने किस तरीके के एक्सपेंसेस दिखाए। उसमें कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, उसके हिसाब से आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे मैं छोटी सी बात करूं, आप डायरेक्टर फीस दिखा देते हो खर्चे दिखाने के लिए कि डायरेक्टर की इनकम शो हो जाएगी और हमारे खर्चे शो हो जाएंगे, हमने डायरेक्टर फीस दिखा दी, पर आपको पता है डायरेक्टर फीस पे आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है, वो भी आरसीएम बेसिस पे, ये आपको जीएसटी पे करना आएगा। आपने रेंट दिखा दिया, आप पहले चेक करो ना रेंट किसको पे किया जा रहा है, रेंट के ऊपर आपके पास जीएसटी आ जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोग फ्रेट के खर्चे दिखाते हो, ये कल को फंसता है इंसान, फ्रेट के खर्चे दिखाते हो, फ्रेट के ऊपर क्या आप लोगों ने आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे किया? क्या आपने आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे किया फ्रेट के ऊपर? अगर नहीं किया और आपने ये सब कुछ खर्चे दिखा दिए तो कल को लायबिलिटी किस पे आएगी? आप लोगों पे आएगी। आप लोग दिखा देते हो जी लीगल एक्सपेंसेस, लॉयर की फीस दिखा दी, एडवोकेट साहब को फीस पे की वो दिखा दी,
आपको कल को इनके बिल्स भी शो करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप लोगों के कई काम वकीलों के थ्रू होते हैं नो डाउट, बट आपको पता है वकील साहब अगर आपसे फीस लेते हैं ना तो जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, वो भी आरसीएम बेसिस पर। हम लोग तो ये सोचते हैं जी ठीक है हम लोग तो काम करवा रहे हैं, हम लोग जब पैसा दे रहे हैं हम लोग एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, बट इन एक्सपेंसेस पर आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगता है। और कल को ऐसा नहीं है कि जीएसटी ऑफिसर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है, ठीक है। तो आरसीएम के अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आरसीएम में आपने पे किए हुए हैं, ऑलरेडी जो पे किए हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस तो शो कर ही देना, वो एक्सपेंसेस शो करने ही करने हैं। दूसरा, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिए, चेक कर लेना क्या उनके आरसीएम पेड है, नहीं है तो पेड करवा देना, या फिर उन एक्सपेंसेस को हटा देना। ऐसे कोई एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होने चाहिए जिसके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आरसीएम पे नहीं किया, जीएसटी पे नहीं किया, अदरवाइज कल को लीगल लायबिलिटी आपके एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाएगी, क्लाइंट के ऊपर आ जाएगी, और उसको वो पैसा कल को कैश में पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट लगेगा, प्लस पेनल्टी लगेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे कि मैम कंपेयर कैसे करें, कंपेयर भी करना बताऊंगी मैं स्टेप बाय स्टेप। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये पॉइंट्स बनाए हैं, मेरे पास कईयों की क्वेरी आ रही थी मैम आपने वादा किया था दोगे बैच, दिया नहीं। देखो किया था, लेकिन उसके लिए नोट्स बनाने में हमें भी टाइम लगता है, बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा आप लोगों से भी मुझे कॉपरेशन चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी लगे कि ठीक है मेरी इतनी मेहनत आप लोगों के काम भी आ रही है और कुछ ना कुछ मोटिवेशन मुझे भी मिल रहा है। तो इतना मोटिवेशन मेरे लिए बनता है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत की है मैंने ये सब बनाने के लिए नोट्स। तो चलते हैं अभी जीएसटी पोर्टल पर, देखते हैं किस तरीके से हमें 2A वहां पे कंपेयर करनी है। लीजिए ये आ गए हम जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे आपको सर्विसेज पे जाना है, देन आपको रिटर्न्स पे जाना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा आईटीसी लायबिलिटी एंड टैक्स कंपैरिजन, इस पे आप लोग चले जाएंगे। यहाँ से आपने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इधर आपका R1 3B का भी कंपैरिजन आ गया, कंप्लीट पैसा आपके पास पेड है, R1 में इतना पे करना था, 3B में इतना कर दिया। आगे आ जाइए, ये आईटीसी भी आपका मैच मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे क्लाइंट का एक एक हम चीज रिकनसाइल करके रखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज, ये देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज, देखिए आपको यहाँ पे इसकी टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज क्या आई हुई है। यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी की बात हो रही है, जो जीएसटी है अमाउंट इससे ज्यादा मिलेगी टैक्सेबल वैल्यू, इतना आरसीएम में हमने पे किया हुआ। यहाँ पे कितना कितना आया था आरसीएम में, ये आरसीएम में आपके पास आया था 14,574। कंप्लीट ये पेमेंट हमने यहाँ पे की हुई है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, हमने सारा का सारा डिक्लेयर कर दिया था 3B में। 2B में हमारे पास कितना रिफ्लेक्ट हुआ था, ये ऑटो पॉपुलेटेड था, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आरसीएम, लेकिन ये नहीं है कि हर तरीके का आरसीएम आपके पास ऑटो पॉपुलेट होगा। कई बार आप गलती से ऐसे कुछ खर्चे दिखा जाते हो अपने एक्सपेंसेस दिखाने के लिए जिनके ऊपर आरसीएम लगता है, तो उस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, कोई भी ऐसा खर्चा नहीं दिखाना। आरसीएम में कौन कौन सी लायबिलिटी होती है ये जानने के लिए मैंने एक अलग कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई है, डेली बेसिस पे वीडियो वहां अपलोड होती है, आप उस प्लेलिस्ट में देखो कौन कौन से खर्चे आरसीएम में आते हैं, मोटा मोटा सा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये जो खर्चे हैं जो आरसीएम के अंदर आए हुए हैं, ये खर्चे आपने सारे शो कर देने हैं मंथ वाइज। अपनी 2B में से देख लेना किस किस पार्टी का बिल है, वहां से आपको सब रिकनसाइल हो जाएगा। तो ये खर्चे तो आपने शो करने हैं, लेकिन इनके अलावा अगर कोई खर्चे शो कर दिए तो भैया यहाँ उसका टैक्स भी जाना चाहिए था। टैक्स तो आपने पे किया नहीं और खर्चे दिखा रहे हो आरसीएम के, ऐसा नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, फाइलिंग ऑफ एलयूटी। देखिए अगर आपके क्लाइंट ने एक्सपोर्ट का बिजनेस किया हुआ, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस है एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप विदाउट पेइंग टैक्स, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में, एक तो आप विद टैक्स पेमेंट करते हैं और बाद में रिफंड ले लेते हो, और एक ऑप्शन क्या होता है कि आप विदाउट टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप अपनी R1 फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलता क्योंकि आपने कुछ पे ही नहीं किया। लेकिन इस केस में आपको एलयूटी फाइल करनी होती है, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है।
अब आप कहोगे मैम ये बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी जो स्कीम है ये खत्म हो जाएगी, अदरवाइज आपको ये 31 मार्च तक फाइल कर देनी है एलयूटी। यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी एलयूटी कब तक जानी थी, 31 मार्च 2025। अगर आपने नहीं भेजी होगी ना तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी आप भेज लेना, वैसे तो टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको बोल सकती हूँ। क्या कह रहे हैं, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने उसको सेल कर दिया था और उसके ऊपर आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है, कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट जिसको आपने सेल कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, पॉसिबल है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैपिटल एसेट सेल कर दी हो और आपने उस कैपिटल एसेट के ऊपर जीएसटी भी ले रखा होगा, आईटीसी क्लेम कर रखा होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई ऐसी कैपिटल एसेट सेल की है जिसका जीएसटी आपने क्लेम किया हुआ था तो उसका जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू पर आपको जीएसटी पे भी करना पड़ेगा। आपने उसके ऊपर जीएसटी पे कर रखा हो जो भी आपने कैपिटल एसेट सेल की है, ठीक है। नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कर लेना फिक्स एसेट्स देख के कि कोई फिक्स एसेट सेल तो नहीं हुई, और अगर सेल हुई है तो क्या हमने इसका आईटीसी क्लेम किया था। अगर आईटीसी क्लेम किया था तो उसकी वैल्यू आप लोगों ने शो करनी है सेल की, और सेल की वैल्यू के ऊपर आपने जीएसटी भी पे करना है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, और अगर फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी। आपके जितने भी कमेंट्स हैं सब सोल्ड आउट करूंगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सबको जवाब दूं। एक आधा कोई छूट जाता हो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट्स होते हैं, बाय मिस्टेकनली कोई छूट जाता हो तो वो अलग बात है, ठीक है। एक जीएसटी का मैंने नीचे पॉइंट में ले लिया था, वो रह गया था। नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ब्लॉक्ड आईटीसी चेक। ब्लॉक्ड आईटीसी चेक क्या कहता है, ये कहता है कि सेक्शन 17(5) में कुछ एक आईटीसी ब्लॉक किए हुए हैं जो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। वो आईटीसी कई बार हम क्लेम कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आईटीसी 2B में आ गया, ठीक है जाने दिया, 2B में आया तो हमारा होगा, कर लो क्लेम। 2B में आया तो हमारा ही होगा, कर लो क्लेम। ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मोटर व्हीकल्स की मैं बात करूं, सभी मोटर व्हीकल्स का आईटीसी अलाउड नहीं होता अगर मोटर व्हीकल 13 से ज्यादा कैपेसिटी वाला है, यानी ऐसा मोटर व्हीकल है जिसमें 13 से ज्यादा मेंबर बैठ सकते हो, या फिर वो कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, या फिर वो कोई कॉमर्शियल व्हीकल है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। फूड की मैं बात करूं, फूड का आईटीसी आप नहीं ले सकते, क्लब मेंबरशिप का आईटीसी आप नहीं ले सकते। तो जिन चीजों का आईटीसी 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड है, अगर आपने वो आईटीसी ले लिया तो आपको कल को रिवर्स करना पड़ जाएगा 18% के रेट से। ऐसा कोई भी आईटीसी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम मतलब क्लेम मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को रिकंसाइल कर लेना प्रॉपर तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। 17(5) के सारे आईटीसी आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन कौन से ब्लॉक्ड है। ऐसा कोई आईटीसी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट एक और बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है 17(5) के साथ साथ, कि कहीं कोई ऐसी गुड्स तो नहीं है जो एक्चुअल में हमारे पास कैपिटल गुड्स थी। क्या कोई ऐसी कैपिटल गुड्स तो नहीं है जिसको आपने गलती से एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया हो सकता है कोई कैपिटल गुड्स आई हो लेकिन एंट्री करते करते जो उसका लेजर है, लेजर हमने एक्सपेंसेस के अंदर बना दिया। ये बात जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि कोई छोटी छोटी एसेट्स ऐसी भी होती हैं जो एक्चुअल में आती कैपिटल गुड्स में है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चली जाती है। तो कोई भी ऐसी गुड्स नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गुड्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं लेकिन आपने शो कर दी एक्सपेंसेस में, या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए जिसको आपने वाइसे वर्सा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर शो कर दिया हो। ये चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं टीडीएस और टीसीएस के कंप्लायंसेस। टीडीएस और टीसीएस के कंप्लायंसेस का ध्यान रखिएगा। आप देखो, दो तरीके का कंप्लायंस इसमें आएंगे। फर्स्ट वन कि टीडीएस आपने डिडक्ट करना था या टीसीएस आपने कलेक्ट करना था। किसने? आपने कलेक्ट करना था लेकिन नहीं किया, या हो सकता है कर भी दिया हो। दूसरा, टीडीएस या टीसीएस आपकी पार्टी ने कलेक्ट करना था या डिडक्ट करना था। आपकी
पार्टी ने डिडक्ट करना था या फिर कलेक्ट करना था, प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। और ठीक है, उसने जो भी डिडक्ट किया, सबसे बड़ी बात क्या ये आपके 26 एएस में शो हो रहा है? आपने देखो प्रॉपरली एंट्री दिखानी है टीडीएस टीसीएस की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जितनी एंट्री आपने दिखाई हुई है क्या वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है? जैसे कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया कि मोहन ने ड्यूरिंग द कंप्लीट ईयर, आपका नाम है सोहन और एक आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है मोहन जिससे आप माल परचेज करते हो, तो सोहन ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये शो किया हुआ है कि मेरा जो टीडीएस रिसीवेबल है किससे, मोहन से, दैट इज 45,000 रुपीज। मैं सिर्फ मोहन की बात कर रही हूँ। टीडीएस रिसीवेबल इसने दिखाया हुआ है कि मोहन से मेरा 45,000 का टीडीएस आएगा, राइट एवरीवन। इसने क्या दिखा रखा है, टीडीएस मोहन से कितना आएगा, 45,000। 26 ईयर्स जाकर के चेक करो ना 45,000 सच में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, 45,000 अपडेट नहीं हुआ, अपडेट तो भी 34,000 ही हुआ है, सिर्फ 34,000 अपडेट हुआ है। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ना कि क्लाइंट का पैसा कहाँ गया। आप देखो, रिकंसाइल करो और उसे बताओ कि भैया फलाने मंथ का 11,000 तूने अभी तक अपडेट नहीं किया, आप उससे 11,000 और अपडेट करवाओ अपने 26 ईयर्स में। मेरी बात समझ में आ गई। और अगर ज्यादा अपडेट हो गया मैम, तो इसने गलती से कम दिखाने की बजाय ज्यादा अपडेट कर दिया, यहां पे इसने दिखा दिया 54,000, यहां पे इसने दिखा दिया 54,000। अब क्या करें, अब तो हमारी मौज हो गई, 9,000 फालतू मिल गए। अरे फालतू क्यों मिल गए, फालतू मिल गए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कहां से रिकंसाइल कर जाएगा। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीएसटी में जो परचेज दिखाई हुई है, आपका जो क्रेडिट लेजर बोल रहा है वहां पे परचेज कम है। परचेज देखो कहां कहां पे आती है, ध्यान से सुनना, आपको मैं कंप्लीट डिटेल के अंदर लेकर के जा रही हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2A के अंदर, 2B के अंदर परचेज आएगी, 2A 2B में आपकी परचेज आएगी। 26 एएस में मैम 26 एएस में परचेज आएगी, बेवकूफ बना रहे हो। AIS में बिल्कुल आएगी भाई, जो टीडीएस डिडक्ट होगा जिस अमाउंट का, जिस अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया मोहन ने, किस अमाउंट पे डिडक्ट करेगा, अरे किसी एक्सपेंस से रिलेटेड या किसी परचेज से रिलेटेड ही तो करेगा। 2A 2B में भी तो एक्सपेंस और परचेज की रिफ्लेक्ट होते हैं बिल, या तो यहाँ एक्सपेंसेस आती हैं या परचेज आती हैं या कैपिटल गुड्स आती है। 26 ईयर्स में टीडीएस किसके डिडक्ट होते हैं, या तो एक्सपेंसेस के या परचेज के या कैपिटल गुड्स के। जैसे कोई भी 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद करके आओगे, टीसीएस लेगा वो किसी ना किसी कैपिटल गुड्स के, तो इन्हीं के ही तो होते हैं ये सारे अमाउंट्स। आपस में क्या रिकंसाइल नहीं होने चाहिए, आप किसी का एक्स्ट्रा टीडीएस क्लेम मत कर लेना। ऐसा नहीं है कि उसने एक्स्ट्रा शो कर दिया तो मैंने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बढ़ा दिया। कल को कैसे रिको करोगे कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है और जो यहाँ पे सेम पर्सन के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, या जो आपका क्रेडिट लेजर बोल रहा है, कल को आपने उसकी 1 लाख की सेल कंसीडर कर ली तो क्या 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे उसको। आपने अगर 1 लाख के ऊपर का टीडीएस क्लेम कर लिया, खा लिया आज की डेट में, तो कल को वो ये भी प्रूव कर देगा कि ठीक है उस टीडीएस के अगेंस्ट जो खर्चा था वो भी जेन्युइन है, ला दे मेरे एक्सपेंसेस, ला दे मेरे कंप्लीट अमाउंट। ऐसा कुछ मत करना, जो प्रॉपर है वही टीडीएस आप लोगों ने क्लेम करना है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ो। सबसे पहले तो जो करेक्ट आपका हेड है, करेक्ट हेड में ही आपको टीडीएस शो करना है, किसी गलत हेड में शो मत कर देना। कंप्लीटली आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 194C में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज का J में जाएगा, रेंट का आपका I में जाएगा, तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, सामने वाले ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर दिया 194I में, लेकिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ शो ही नहीं किया, या आपने पर्सनल आईटीआर में शो ही नहीं किया कि मेरी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये हाउस प्रॉपर्टी थी कॉमर्शियल, इसने 194I में टीडीएस भी काटा, इसने 194I में टीडीएस भी काटा, और हो सकता है रिवर्स चार्ज में जीएसटी भी पे कर दिया हो, उसका रिवर्स चार्ज इम्प्लीकेबिलिटी आती हो, पे भी कर दिया हो, लेकिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं रहे हो। कल को कौन फंसेगा, आप फंसोगे। तो आपको सब कुछ रिकंसाइल करके चलना है कि किसने आपका टीडीएस काटा, किसका आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। अब हो सकता है
कि आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ले रखी हो, तो आप देखो ना कि अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ले रखी है तो क्या आपके ऊपर 194 आई एप्लीकेबल होता है? अगर आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो तो 194 जे में आपको भी डिडक्ट करना जरूरी है। तो आपने किस किस का टीडीएस डिडक्ट करना है, किस किस ने आपका डिडक्ट किया हुआ है, ये सब आपको मैटर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप रेंट पे कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, जो भी चीजें आप पे कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होंगे। टीडीएस के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, बट वीडियो दूंगी डिटेल में। ऐसा नहीं है सीधा प्रैक्टिकल पे लेकर के जाऊंगी, पहले बताऊंगी किस सेक्शन में कौन कौन सा टीडीएस आता है, किस सेक्शन में कौन कौन सा टीडीएस डिडक्ट होगा, कितनी अमाउंट के ऊपर डिडक्ट होगा, फिर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली उस चीज को कैसे फाइल करेंगे। वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 26 एएस और एआईएस हमें मैच करना है। जो भी टीडीएस रिसीवेबल है वो हमें मैच करना है विद द फॉर्म 26 एएस और एआईएस। 26 एएस और एआईएस को कैसे चेक करना है ये भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकली देखना बताऊंगी कैसे आप लोग चेक करेंगे। देखिए, मैं आपको ले आई हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 26 एएस, ये आपने यहाँ क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री, प्रोसीड, देन व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म, असेसमेंट ईयर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, व्यू एंड डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ये पीडीएफ आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो, ये पीडीएफ मेरे पास ओपन हो गई। इस पीडीएफ में आपको कंप्लीटली देखना है कि अच्छा इस पर्सन ने जो है 194H में टीडीएस डिडक्ट किया, ओके, तो कमीशन की इनकम हमारी उतनी होनी चाहिए ना जितना यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 194Q में कितना जो है आपका डिडक्ट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपकी परचेज भी आनी चाहिए। अच्छा, आपका 192 में भी हो रहा है तो इसका मतलब सैलरी भी आपको शो करनी है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज देखना है किस सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। जिस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होगा ना, उस सेक्शन की उतनी इनकम या उतनी परचेज या उतनी सेल आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रखी हो। डिपेंड करता है ना कि कौन सा सेक्शन है, किसमें टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे टीसीएस आ जाए तो हो सकता है आपने कोई लोडिंग व्हीकल खरीदा हो आपके क्लाइंट ने और आपको पता ही ना हो, आपके पास बिल आना रह गया हो और यहाँ पे आपको टीसीएस दिख गया उसका, आपको 26 एएस में उसका टीसीएस दिख गया, तो आप पूछोगे ना अपने क्लाइंट से, भैया आपने कोई व्हीकल परचेज किया था? हाँ जी, व्हीकल परचेज किया था जी, तो टीसीएस आया हुआ, भैया बिल मुझे भेजो। बिल भेजना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे मैम जीएसटी में पता नहीं चल जाएगा। अरे अगर पर्सनल उसने मतलब पर्सनल नहीं, मैं कह रही हूँ बिजनेस यूज से कोई गाड़ी खरीदी जो कि कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, जीएसटी तो उसका क्लेम हो ही नहीं सकता। क्या आप उसका जीएसटी क्लेम कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते उसका जीएसटी क्लेम। अगर आप उसका जीएसटी क्लेम ही नहीं कर सकते तो उसने जीएसटी लिया ही नहीं, शो ही नहीं किया वहां पे जीएसटी नंबर में। लेकिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो शो कर सकते हो ना, डेप्रिसिएशन तो ले ही सकते हो उसके ऊपर। तो XYZ जो भी मतलब रीजन हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके पास जितनी भी 26 एएस में टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो रहे हैं विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, आपको अपने बिजनेस में रिकंसाइल करके चलना है कि जो 26 एएस में अमाउंट्स शो हो रही है क्या मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर कर ली। ये सारी अमाउंट्स आपको चेक करके चलनी है। एआईएस पे यहाँ पे आपने एआईएस पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। देन देखिए ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो गया, यहाँ से आप एआईएस पे जाएंगे, ये आपके पास एआईएस आ गया। तो यहाँ पे आपको टीडीएस टीसीएस के साथ एसएफटी की इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए। ये देखिए यहाँ पे टीडीएस की इंफॉर्मेशन तो आ गई, साथ ही साथ एसएफटी की भी इंफॉर्मेशन आएगी। फिलहाल इस क्लाइंट की नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस की आ जाएगी कि अगर आपने कोई टैक्सेस पेमेंट की है। डिमांड और रिफंड की आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एआईएस में शो होती है। मेन आपको एसएफटी का भी देख लेना कि बहुत ज्यादा कैश विड्रॉवल और डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो। आपने जितनी भी एआईएस में इन्फॉर्मेशन है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़नी, सारी इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करना है कि क्या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने ली हुई है या नहीं ली हुई। अगर आपको समरी देखनी है इस एआईएस की तो आप टीआईएस पे चले जाना, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, ये समराइज्ड फॉर्म में आ जाएगा कि आप लोगों की मतलब अदर किस किस हेड में कितना कितना आपका शो हुआ है। टर्नओवर हो गया, बिजनेस रिसिप्ट हो गया या फिर डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, व्हाटएवर आपके पास यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में आ जाएगा कि टोटल पर्टिकुलर हेड के अंदर कितनी अमाउंट है। ये कंप्लीट आपने चेक कर लेना है फॉर द फाइनलाइजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो अभी हमने देख लिया कि अगर टीडीएस आपका डिडक्ट होना है या टीसीएस आपने कलेक्ट करना है तो आपने प्रॉपरली सभी एक्सपेंसेस के ऊपर कर लिया हो, या फिर आप सामने वाली पार्टी ने आपका किया है तो आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर कर लिया हो। ये टीडीएस टीसीएस के सारे कंप्लायंसेस आ गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंसेस एंड पेमेंट वेरिफिकेशन। जो एक्सपेंसेस आपने शो किए हैं या जो पेमेंट्स आपने की हैं उनको कैसे वेरीफाई करोगे। देखो P&L अकाउंट में बहुत सारी पेमेंट्स आप लोग शो करते हो, बहुत सारे खर्चे आप लोग शो करते हो, लेकिन उसमें से फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो छूट जाता है आप लोगों से, और या छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं यूँ कह सकती हूँ, मैं यूँ नहीं कहती छूट जाता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो, मुझे पता है, तभी तो आप लोग इतना अपना टाइम स्पेंड करते हो नया नया सीखने के लिए। तो गाइज जो आप लोग काम करते हो उसमें छूटने के चांसेस ज़्यादा कहाँ होते हैं, जिसको आपने ज़्यादा ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो 31 मार्च को पे करने रह जाते हैं, या कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमने 31 मार्च को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे कर दिए होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपने एक सिक्योर्ड लोन लिया है, आपने एक सिक्योर्ड लोन लिया है, उस सिक्योर्ड लोन की जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो हर महीने की 10 तारीख को जाती है, हर महीने की 10 तारीख को जाती है। तो मार्च 10 को आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे की, अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी अप्रैल 10 को, अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, अप्रैल 10 को जाएगी। तो अगली इंस्टॉलमेंट अप्रैल 10 को जाएगी, तो बीच में आप देखोगे मार्च से लेके अप्रैल तक कितने दिन हो गए, 21 डेज हो गए मैम, ठीक है। 31 डेज का आपके पास मार्च होता है, 10 डेज वो हो गए, आपके पास कितने दिन हो गए, 21 डेज। तो यहाँ पे जो मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच का उसने 3500 रुपये इंटरेस्ट लिया, लोन के ऊपर ब्याज कितना लगा, 3500 रुपीज। तो ये जो 3500 रुपीज का ब्याज लगा, ये कहाँ से कहाँ तक का लगा, ये लगा मैम मार्च 10 से लेकर के 10 अप्रैल तक का, ठीक है। अब मार्च ये 21 डेज पता है मैं कहाँ से, सॉरी ये यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब मार्च 10 मार्च से लेकर के 31 मार्च, इनके बीच में कितने, क्लोजिंग कब है, क्लोजिंग कब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेटे, क्लोजिंग है हमारी 31 मार्च को। दोनों के बीच में कितने दिन का फर्क हो गया, 21 डेज का, 21 डेज का फर्क हो गया दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 21 दिन का ब्याज आपने पे किया, क्या आपने 21 दिन का ब्याज बुक किया, नहीं किया। तो ये 21 दिन का ब्याज जरूर बुक कर लेना। कैसे, 3500 गुणा में 21 बटे में कितने दिन का ब्याज था, 31 दिन का, ठीक है। 3500 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 31। देखो 31 मार्च तक का ब्याज तो 31 मार्च तक में ही बुक करेंगे ना हम लोग। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा आप लोगों के पास, ये आ गया आप लोगों के पास 2370। 2370 में यहाँ पे लिख दूंगी, ये मार्च में आपको ब्याज बुक करना है। अब मैम इसको बुक कैसे करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है बुकिंग की एंट्री। और बता दो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2370 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 2370। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चला जाएगा लायबिलिटी में, ये चला जाएगा ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चों में भाई। कल को एंट्री क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, ठीक है। जैसे अब आपने, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं कंप्लीट एंट्री कर देती हूँ, कल को अप्रैल 10 में, यहाँ पे 10 अप्रैल को ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी 31 मार्च को। 10 अप्रैल को एंट्री करोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट, कितना डेबिट होगा, कितनी अमाउंट थी हमारी, अमाउंट थी यहाँ पे 2370, और जो इंटरेस्ट बचता था, इंटरेस्ट डेबिट, भाई जो इंटरेस्ट बचता था यानी कि 3500 था ना, 3500 में से 2370 माइनस कर दो, कितना आएगा, वहां तो कंप्लीट 3500 ही पे करोगे। ये आ गया आप लोगों के पास 1130 टू बैंक अकाउंट, बैंक से तो कंप्लीट 3500 ही गए, ये आपका आ गया अप्रैल मंथ का, ये आ गया मार्च मंथ का, 3500 हमने पे कर दिए। इस तरीके से इसकी एंट्री होंगी, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो करने इस तरीके से। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो मंथली बेसिस पे, आप वैसे तो एक बात बताऊं, अगर आप प्रॉपरली करें तो इंटरनेट चार्जेस भी आपके मंथली जाते हैं। जो भी खर्चा मंथली जाता है ना, उसमें कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जरूर बनेगा। आउटस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो प्रीपेड बन जाएगा, या फिर वो खर्चा 1 to 1 पे होता है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा खर्चा है जो 1 to 1 ही पे करते हो, हर एक तारीख को आप पैसा पे कर देते हो, या हर एक
लास्ट डेट पे आप पैसा पे कर देते हो, 31 को या 30 को पैसा पे कर देते हो, वहां कुछ प्रीपेड या वहां कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा ही नहीं। बट ड्यूरिंग द मंथ आप कुछ भी पे कर रहे हो, या तो वो आउटस्टैंडिंग में जाएगा या फिर वो प्रीपेड में जाएगा। जैसे मैं बात करूं इंश्योरेंस की, मैंने बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस भी देख लेना, तो मैम प्रीपेड में कैसे देखेंगे, आपने इंश्योरेंस पे कर दिया, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस लिया हुआ है, स्टॉक का इंश्योरेंस लिया आपने 30 सितंबर को, इसको हम लिख देते हैं 30 सितंबर 2024 को, कब तक चलेगा, चलेगा जी 29 सितंबर 2025, 29 सितंबर 2025। तो आपको नहीं लगता कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब फाइनलाइज हो रहे हैं, यू आर फाइनलाइजिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31/3/2025, 31/3/25 को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज कर रही हूं। तो इस टाइम पीरियड का ये जो टाइम पीरियड बच गया, ये तो नेक्स्ट ईयर का है, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस पे कर दिया 22,000 रुपए, 22,000 आपने स्टॉक का इंश्योरेंस पे किया है, जबकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो यहाँ पे ही आके फाइनल हो गई। ये जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ऐसा नहीं लगना आपको कि हमने 25-26 का खर्चा एडवांस में पे कर दिया, वी हैव पेड प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस इन एडवांस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। इस 25-26 का खर्चा हमने यहाँ पे एडवांस में पे कर दिया, कितने मंथ्स का, 1 अप्रैल से लेकर के 29 सितंबर तक का। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है, 11,000 इधर, ठीक है, आपको 11,000 यहाँ शो कर देना है और 11,000 यहाँ शो कर देना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कितने आ गए यहाँ पे, 11,000 रुपीज। आपको अब यहाँ जो 24-25 का एक्चुअल में P&L बनेगा, यहाँ पे 22,000 का खर्चा नहीं दिखाना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11,000 का खर्चा दिखाना है। अब मैम इसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे ना, एंट्री क्या आएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, कितना, 11,000, 31 मार्च को एंट्री कर दो, टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यहां पे इंश्योरेंस लिख दो, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, 11,000। और उसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री करोगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यहां पे कर दोगे एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना, 11,000, टू इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस 11,000, यानी 11,000 पिछले साल में आपने बुक कर दिया और 11,000 इस साल में। पहली एंट्री अगर आपको और डिटेल में समझनी है तो समझो, मैं ये थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से, पहले आपने एंट्री क्या की होगी, पहले आपने एंट्री ये की होगी, जो फर्स्ट एंट्री इंश्योरेंस के टाइम की होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट 22,000 टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री की होगी। मैं कंप्लीट डिटेल आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने इंश्योरेंस बुक किया 22,000 का, 22,000 में से मैंने 11,000 प्रीपेड में डाल दिया और उस 11,000 को अगले साल एक्सपेंसेस के अंदर बुक कर दिया कंप्लीट। इस तरीके से आपको अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की पेमेंट जो है वो दिखानी है। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको देख लेना है कि कंप्लीटली ऑडिट फीस की आपने एंट्री कर दी। देखो अगर आपकी ऑडिट होनी है, अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग का तो ऑब्वियसली आप मंथली बेसिस पे शो कर दोगे, ऑडिट की आपने प्रोविजन जरूर बना देना है। अभी ऑडिट ऐसा तो नहीं है ना कि 31 मार्च को आपने क्लोजिंग की, नो डाउट 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाद तक बनते रहते हैं। ऑडिट जाकर के होती है अगस्त सितंबर में, ऑडिट जाके होती है अगस्त सितंबर, लेकिन कौन से ईयर की होगी। अब मैं बात करूं कि अगस्त 2025 में आपने ऑडिट करवाई, कौन से ईयर की, 24-25 की। तो 24-25 का खर्चा कहाँ बुक करोगे, 24-25 में ही बुक करोगे ना। मैम ऑडिट तो अभी तक हुई नहीं, अरे मत होने दो भाई, ऑडिट नहीं हुई तो क्या मतलब है, खर्चा कब बुक करोगे ऑडिट का, ऑडिट का खर्चा तो अभी बुक करेंगे, बाद में थोड़ी जा करके बुक करेंगे। तो आपने ऑडिट का खर्चा कैसे बुक करना है, आपने अभी से उसकी एंट्री डाल देनी है। कैसे एंट्री डालोगे, आप लिखो उसमें ऑडिट एक्सपेंसेस डेबिट टू ऑडिट फीस पेबल, पेबल की एंट्री डालो और अगले साल लिख देना कि ऑडिट फीस पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात क्लियर हो गई आप लोगों को यहां तक, ठीक है। जरा रब कर दूं, मुझे आगे स्पेस बनाना है यहां लिखने के लिए। राइट एवरीवन, हो जाएगा, ऑडिट फीस डेबिट टू ऑडिट फीस पेबल।
बैड डेट्स आपने लिख देने अगर कोई बैड डेट्स हैं तो, लेकिन अप्रूवल चाहिए होगी आपको मैनेजमेंट की, और साथ ही साथ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो बैड डेट्स हो चुके हैं। कैश एक्सपेंसेस कोई मत दिखाना 10,000 से ज़्यादा के। अगर आपने कैश एक्सपेंसेस डाले हैं तो कोई भी 10,000 से ज़्यादा के कैश एक्सपेंस मत डालना, और अनसिक्योर्ड लोन का तो मैं राय दूंगी दिखाना ही मत कैश में। कोई भी रीपेमेंट अनसिक्योर्ड लोन की कैश में नहीं दिखानी। मैम अब अनसिक्योर्ड लोन कैश में दिखा दी तो क्या होगा, अरे ऑडिट के अंदर रिपोर्टिंग चली जाएगी भैया। अनसिक्योर्ड लोन अगर कैश में दिखाए तो बकायदा ऑडिट के अंदर रिपोर्टिंग जाएगी, और आपको इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी भी लग सकती है यहाँ पे। तो बिल्कुल मत दिखाना अनसिक्योर्ड लोन को कैश में, ठीक है। तो गाइज मैंने देखो आज ये वीडियो मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊंगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मैं कल ही सेम टाइम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और देखो थोड़ा डिटेल हमें लेनी पड़ रही है इसके अंदर, और बिना डिटेल के मेरा बताने का फायदा ही नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमारे पास रहते हैं, तो आई थिंक 2 पार्ट अभी मैं इसके और आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर नेक्स्ट पार्ट में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक काम आपको भी मेरे लिए करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूं। कोई अदर भी आप लोगों के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको चाहिए कि मैम इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बना करके दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को जरूर बना करके दूंगी। कोई डाउट्स हैं आपको फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, तो वो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। 3 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी आपको पूरा फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थैंक यू।